नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का खेल चल रहा था और बड़ा खुलासा किया गया थोड़ी ही देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की ओर से कि किस तरह से ये नेटवर्क कनाडा से जुड़ता है, किस तरह से ये नेटवर्क विदेशों से जुड़ता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये वो खेल है जिसकी कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है और इसी मामले में कतर दुबई तक तार जुड़े हुए हैं। इरफान, मन्नू, राहुल, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कैसे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, कैसे लालच देकर के धर्म परिवर्तन हो रहा था। कतर, दुबई, रियाद यानी विदेशों से जो तार जुड़े होने की बात निकलकर सामने आ रही थी, आज वो प्रूफ हो चुकी है, उसकी पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की ओर से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया कि कैसे ये पूरा नेटवर्क है, कहां-कहां से गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली और हरियाणा से इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। धर्मांतरण के मामले में दो सबसे बड़ी जो गिरफ्तारियां एटीएस ने की थी उसमें उमर गौतम था और उसी के जरिए ये पूरे तार निकल करके सामने आ रहे थे। बाकायदा वो लोग जिनके जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करवाए गए थे, उनके परिवार के लोग भी ये कह रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता था और आज सब कुछ खुल करके सामने आ गया। अभियुक्त उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर एक कनाडियन नागरिक बिलाल फिलिप की इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो कि दोहा कतर में है की परीक्षा हेतु ऑफिशियल केंद्र भी है। यह बिलाल फिलिप एक हाईली रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया गया है। बिलाल फिलिप को आतंकवादी गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के आरोप में 2014 में फिलीपींस में गिरफ्तार भी किया गया था। उमर गौतम वर्ष 2002 से 2010 तक मरकज उल मारिफ जो कि आसाम की एक एनजीओ है के साथ भी उमर गौतम जुड़कर कार्य किया है और यह एनजीओ असम में रह रहे बांग्लादेशी एवं अन्य लोगों के लिए कार्य करता है। 2020 में उक्त संस्था मरकज उल मारिफ के विरुद्ध आसाम के विभिन्न जनपदों में फेमा, फेरा और फॉरेन करेंसी रेगुलेशन वायलेशन के तथा टेरर फंडिंग के क्रम में भी अभियोग दर्ज है। ये अभियोग असम के जिला हुजाई तथा दिसपुर थाने में दर्ज किए गए हैं। उक्त संस्था के व्यक्तियों से उमर गौतम के नज़दीक संबंध है तथा इस संस्था के व्यक्तियों के निजी खातों से तथा संस्था के खातों से भी उमर के खातों में धन का आदान प्रदान पाया गया है। 2010 से उमर गौतम द्वारा स्वयं इस्लामिक दावा सेंटर को स्थापित कर उसका संचालन किया जा रहा है। जो पूछताछ या इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर की थी उस संबंध में जनपद फतेहपुर में भी 26/6 को थाना खरेरू में एक अभियोग धर्म परिवर्तन से संबंधित दाखिल किया गया है और इस संबंध में अभियुक्त विजय शंकर को भी गिरफ्तार किया गया है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार को इस वक्त आप सुन रहे थे और विवेक राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। विवेक, ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से ये नेटवर्क जुड़ा था, कनाडा से जुड़ा था, कतर से जुड़ा था, यानी कि विदेशों के जरिए यहां पर फंडिंग हो रही थी और एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। जहाँ बिल्कुल अपने आप में नेक्सस बहुत बड़ा था और आज जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस बात का खुलासा किया है कि लगातार अलग अलग जो लोग थे जो इस धर्म से जुड़े हुए जो इस पूरे प्रकरण में जुड़े हुए थे उनका कैसे उमर और जहांगीर से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ और अलग अलग देशों का भी उन्होंने खुलासा किया कि कैसे जो वहाँ से पैसे कैसे आते थे। और उसमें हमने आज सुबह ही बिलाल का भी नाम लिया था कि कैसे बिलाल के भी उमर से संबंध रहे और जब हमने ये पूछने की कोशिश करी कि क्या जाकिर से बिलाल के संबंध है तो ये माना जाए कि उमर और जाकिर
एक तरीके से जुड़े हुए हैं, तब इस बात पे एडीजी लॉ ने हंसते हुए जवाब दिया कि अभी बहुत सी चीज़ें अभी एक तरीके से जांच की प्रक्रिया में है और आने वाले दिनों में उसका खुलासा होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जाकिर नाइक से भी इस पूरे कनेक्शन के तार जुड़ रहे हैं। वहीं जैसे कि फॉरेन फंडिंग का मामला सामने आया कि 2010 से लेकर के अभी तक तकरीबन 1.25 करोड़ से ज़्यादा रुपए विदेशों से आए हैं, जिसमें अलग अलग देशों से पैसे आए हैं और उसमें बहुत से ऐसे पैसे हैं कि जो या तो कैश के फॉर्म में या कुछ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी हैं, और उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो इसमें जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने तमाम, चाहे फेरा एक्ट की बात की जाए, चाहे फीमा एक्ट की बात की जाए, चाहे जो विदेशी फंडिंग से लेकर के जो बात की जाए, तो इनका उल्लंघन भी हुआ है। ये तमाम चीज़ें फिलहाल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साझा करी और आज जो 3 गिरफ्तारियां हुई उसका भी ये पूरा का पूरा खुलासा जो हुआ वो इन्होंने उमर और जहांगीर की पूछताछ के बाद ये 3 लोग की गिरफ्तारियां हुई हैं। और इसमें जिस तरीके इसमें इरफान खान वो शख्स जो इंटरप्रेटर था, जो कैसे मुकबदिर बच्चों के बीच जाकर उनसे बातचीत करता था और इसीलिए ये टारगेट किस तरह से कर पा रहे थे, यानी वो कड़ियां जुड़ करके आ रही हैं कि कहां से नेटवर्क जाता है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी, सबसे बड़ा खुलासा, क्योंकि अभी तक ये तार कहां से जुड़ते हैं ये निकालना बहुत जरूरी था, और ये कहें कि इस कड़ी में और कई और खुलासे होना बाकी है। मोहसिन जी, बिल्कुल भी होना बाकी है और होते रहेंगे, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। यहाँ पर ऐसे लोगों को हम सर नहीं उठाने देंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने इनको महिमा मंडित किया था, इस तरह के लोगों को उन्होंने अपने मंच पर साझा किया था। हम ऐसे लोगों को कतई भी कोई भी धार्मिक उन्माद या धर्मांतरण जैसी चीजों से, और खास करके जो विदेशी फंडिंग है इसको लेकर जिस तरह से हमारी एजेंसियां लगातार खुलासा कर रही हैं, ये हम बताना चाहते हैं कि ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है, आदरणीय योगी जी की इच्छा शक्ति है जो हम इस तरह से कर पा रहे हैं। क्योंकि पिछली सरकारों ने तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ बांध रखे थे, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर दे रखा था, अगर वो कोई कार्रवाई करते थे तो उनको सस्पेंशन झेलना पड़ता था। तो ये सब किया है सपा और कांग्रेस ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में किसी तरह का माहौल नहीं खराब करने देगी किसी को। ये आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया है और इस तरह के लोगों का खुलासा तेजी से हो रहा है, और आगे भी जिनसे इनके तार जुड़े हैं हम उनको भी बिहाइंड द बार करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे कानून के तहत। क्या आपको ऐसा लगता है मोहसिन जी, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ये 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं है, ये एक लंबी प्लानिंग है जिसके बहुत बड़े कनेक्शंस हैं, जाकिर नाइक से कनेक्शन इसके जुड़ते हैं, बिलाल फिलिप जिसकी तलाश पुलिस अभी भी कर रही है उससे कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत लंबी प्लानिंग थी। क्या मान के चले कि चुनावों के वक्त सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की क्या एक कोशिश हो रही थी धर्मांतरण के जरिए? देखिए, चुनाव में माहौल खराब करना पिछली सरकारों में आपने देखा है। मुजफ्फरनगर अभी बहुत दूर नहीं है, 5 साल पहले की ही बात है कि मुजफ्फरनगर में किस तरह से दंगे कराए गए थे। सीए के दौरान आपने देखा क्या दिल्ली में माहौल किया गया था, किस तरह से हंगामा कराया गया, और उत्तर प्रदेश में पीएफआई का रोल निकल कर आया, हाथरस कांड में पीएफआई निकल कर आई। तो ये दंगा कराने की साजिश में हमें तो बड़ा अफसोस होता है जब हमारी विपक्षी पार्टियों का भी नाम आ रहा होता है। कहीं ना कहीं इनके पीछे संरक्षण में हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन जैसी पार्टियों के नेताओं का नाम आ रहा होता है, उनके कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा होता है, या इनके ये सारे लोग उनके मंच पर दिखाई देते हैं। और ऐसे लोगों को संरक्षण देना, आप सोच सकती हैं कि अपने प्रदेश और देश की जनता और देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। तो हमारी सरकार में तो ये नहीं चलेगा, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में ये सब नहीं चल पाएगा। यानी कि मोहसिन जी, क्या ऐसा लगता है, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कनाडा से इसके तार जुड़ते हैं, कतर से तार जुड़ते हैं, यानी कि क्या मान के चले कि विदेशों में जो लोग बैठे हैं वो दरअसल यहाँ फंडिंग कर रहे थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि कुछ इस तरह की स्थितियां बना दी जाए जिससे तनाव हो जाए? बिल्कुल भी, ये देखिए ये आज का नहीं है, ये कहां से इसके तार और कहां से शुरुआत होती है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा 1 मिनट के अंदर। कि जब आपने देखा था कि हमारे यहाँ सिमी को बैन किया गया था, याद होगा आपको, वो उसमें कुछ आतंकी गतिविधियां पाई गई थी, आतंकी लोग थे शामिल, उसको बैन किया गया। लेकिन उसके एक संस्था को बैन किया था कांग्रेस ने, उस सोच के लोगों को कभी नहीं बंद किया। वही लोग फिर आगे की संस्थाओं में जुड़ते चले गए, पीएफआई तक आ गए वो लोग। और धर्मांतरण में आपने देखा होगा कि एक ही समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कराना ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और उसमें उनका ब्रेन वॉश करके फिर कोई हादसे कराना, माहौल को खराब करना, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना,
और जो हमारी पार्टियां जिन्होंने एक समुदाय की राजनीति की है तुष्टिकरण की, उन्होंने भेंट चढ़ाया था। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करते हैं। इसलिए हमारी सरकार में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व और आप ये कह रहे हैं कि और सख्ती की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नौसीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक और एडवोकेट सुबोई खान जुड़ चुकी हैं, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ चुके हैं और अभिषेक सोम मेरे साथ समाजवादी पार्टी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अपने रिपोर्टर का रुख करूंगी, अनुज भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज, मुझे ये बताइए कि अब जो नेटवर्क निकलकर सामने आ रहा है जिसमें 3 नाम निकलकर आ रहे हैं, राहुल भोला, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान और इरफान, इन 3 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। इनके बारे में क्या डिटेल आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक इसमें गिरफ्तारी करी जा रही है। पहले 2 गिरफ्तारी हुई थी जिसमें से एक नाम उमर गौतम था। तो उमर गौतम की जो ऑर्गेनाइजेशन है आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर, उसका पूरा क्या नेक्सस है, इस पे प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बात करी कि कन्वर्जन कैसे होता था। और ये जो गिरफ्तारियां करी गई हैं, मैं आपको बता दूं कि इनकी टेस्टिमनी पे, इनके बयान पे अभी आगे हमें जो बताया जा रहा है और गिरफ्तारियां होनी है। लेकिन किस तरीके से ये पूरा कन्वर्जन का रैकेट चलता था, ये इससे पूरा साफ होता है। देखिए अगर मनु यादव की बात करें तो हमने खुद मनु यादव की फैमिली से बात करी, जिसमें निकल के ये आया था कि गुड़गांव के स्कूल के अंदर पहले डेफ एंड डम जो बच्चों का स्कूल था, वहां पे से नोएडा डेफ सोसाइटी में ट्रांसफर करा जाता है और उसके बाद जो है कन्वर्जन होता है। तो सारी जितना भी ये नेक्सस है, जितनी भी चेन है, एक एक चीजों पे काम करा जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, उमर गौतम की जो ऑर्गेनाइजेशन है आईडीसी, उस पे लगातार के कन्वर्जन किस अनुज आप मेरे साथ बने रहिए। और इस वक्त मेरे साथ अभिषेक सोम और अतिकुर रहमान जुड़ चुके हैं। अतिकुर रहमान जी, सबसे पहले मैं आप ही समझना चाह रही हूँ, क्या साजिश हो रही थी, क्या किया जा रहा था, क्यों इतनी तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा था? देखिए, साजिश तो जब बोल सकते हैं आप जब ये कोर्ट में साबित हो जाएगा कि इसमें कहीं पर जोर जबरदस्ती नजर आई। जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता है, हमको कोई राइट नहीं बनता है। अदालत का रोल हम नहीं निभाएंगे। हमको अपना मीडिया का जो रोल है वो निभाना चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये हिंदुत्व प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है, और ये भी दावा है हमारा। मैं अभी आपको उस माँ का प्रतिक्रिया सुनाती हूँ, उस पिता का दर्द सुनाती हूँ जो ये कह रहे हैं कि उनके बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया। क्या माता पिता झूठ बोल देंगे? अभी थोड़ी देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर पीसी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जो छानबीन हुई है उसमें बताया गया कि कैसे ये लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उनके नाम बकायदा बताए गए, गिरफ्तारियां हुई, और आप अभी कह रहे हैं कि नहीं ये सब नहीं हो सकता। क्यों आप क्लीन चिट देते हैं इन लोगों को? जी, इसकी 2 वजह। एटीएस ने अब तक के जितने लोगों का क्वेश्चनिंग किया है, एटीएस को एक भी फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं मिला है। एटीएस की रिपोर्टिंग डेली न्यूज़पेपर पे हो रही है। मुझे बता दीजिए आपको कैसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये डेली रिपोर्टिंग हो रही है। एटीएस ने अब तक के, यहाँ तक के एक व्यक्ति को उससे पकड़ा जो पीएचडी स्कॉलर है, प्राइम मिनिस्टर और यूपी चीफ मिनिस्टर की शान में उन्होंने किताबें लिखी हैं। उनको पूछा उन्होंने इनकार किया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं आती कुर्रमान जी। प्रवीण क्या बात कर रहे हैं सर? आप क्या बात कर रहे हैं? या तो आप सच्चाई देखना नहीं चाहते, या आपको डर है कि अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो बहुत कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। ममता काले, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ खुल करके सामने आ रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कहां नेटवर्क था। माता पिता हमारे सामने आते हैं, वो ये कहते हैं कि कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया। लेकिन अतिकुर रहमान जैसे लोग क्यों बचाव करते हैं इनका? श्वेता, धन्यवाद। देखिए, बहुत ही दुख की और शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के नागरिक कहलाने वाले अतिकुर रहमान, जो आपके और मेरे भाई भी हैं, वो आकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं। इनसे जरा ये पूछिए, एटीएस के सामने जाकर वो मूक बधिर बच्चे क्या बोले, और आप कह रहे हैं किसी ने नहीं माना है कि फोर्सफुल कन्वर्जन है। आप कहाँ की कहानी सुना रहे हैं? आप यहाँ रह रहे हैं, आप इस स्टोरी को पूरी तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। आपने नहीं सुना कितने सारे लोगों ने कैमरे के सामने आके बयानात दिए हैं कि किस प्रकार से उनको कितने लालच दिए गए हैं, पैसे दे करके उनको कन्वर्ट कराया गया है, किसी को शिक्षा के नाम पर, किसी को अच्छे जीवन के नाम पर, किसी को अच्छी अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर। और दूसरी जरूरी बात श्वेता, मैं ये लगातार बात बोल रही हूँ डे 1 से जब से मामला उठा है कि जाकिर नाइक का हाथ है। मैंने पिछले 2 दिन पहले अतिकुर रहमान जी से इसी चैनल पर पूछा था, ममता मेरी बहन, जाकिर नाइक का क्या लेना देना है इस मामले में? हाँ, मैं बता रहा हूँ, जाकिर नाइक, मैं बता रहा हूँ। अब जवाब सुन लीजिए। फोर्सफुल कन्वर्जन कराने का नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जल्दी से खत्म कर लीजिए, कोई इलेक्शन का भाषण नहीं है। आप
ममता जी, सुनिए मेरी बहन, क्योंकि ये अरे ममता दीदी जरा सुन लीजिए, ममता जी हमारी बात भी सुन लीजिए, पूरा हो गया, हमारी बात भी सुन लीजिए। रहमान जी, आप ही लोगों की श्वेता जी, एक मिनट ममता, ठीक है। मैं ये जानना चाह रही हूँ अतिकुर रहमान जी के पास ये इनसाइड स्टोरी कहाँ से आ रही है? अतिकुर रहमान जी, आपके पास बड़ी जानकारी है। आप बता रहे हैं कि एटीएस इंटरोगेशन कर रही है, लेकिन ये फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं है। अरे कैसे कह रहे हैं आप? क्या प्रूफ है आपके पास? मुझे प्रूफ के साथ बात करिएगा, मैं हवाबाजी नहीं होने दूंगी, हवाबाजी नहीं होने दूंगी। अतिकुर रहमान जी, पूरी गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ बात रखिएगा सर। हम जिम्मेदार नागरिक हैं हमारे प्यारे भारत के, और मैं आप दे रहा हूं, अगर फोर्सफुल ये नजर आया, साबित हुआ, तो हम सबसे पहले होंगे जो इनकी डिमांड करेंगे, इनको फांसी चढ़ा तो अभी तक आपको डिमांड करनी चाहिए थी ना आचार्य विक्रमादित्य जी। आचार्य विक्रमादित्य जी, सच सामने है और सच को प्रमाण किया। ये क्या प्रमाण की बात करते हैं आचार्य विक्रमादित्य जी? डर लगता है क्या? सच सामने आ रहा है, बहुत बड़ी पोल खुलेगी। अदालत को अदा करने दीजिए, आप अदालत नहीं है, आप अदालत नहीं है, आप अरे मैं अदालत नहीं हूँ, आप अदालत नहीं है, कोई अदालत नहीं है। जांच एजेंसी को बोलता है, माइक में बोलता है, ऑडिटोरियम में बोलता है, एक बात साफ बोलता है, एक जगह बताता है कि किस प्रकार से किस बच्चे को कैसे उनको एफिडेविट दिखा रहा है। उसके बाद भी यहाँ बैठकर ये जो अंधभक्त ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर अतिकुर रहमान साहब, जो टेररिस्ट खुद है, ये खुद ही टेररिस्ट है, ये खुद ही कन्वर्जन। 3 दिन पहले टीवी पर ही इसी आपके चैनल पे बोल रहे थे 7 बजे कि पैसे दिए तो गलत क्या है, पैसे दिए तो गलत क्या है, आप ही बोल रहे थे ना 3 दिन पहले, आप बोल रहे थे कि पैसे दिए गलत क्या है। आज शर्म आनी चाहिए। अरे गरीब, आप तो नाजायज फायदा उठाते हो। अरे बेचारे विकलांग बच्चे को, दिव्यांग बच्चों को देखकर जिसके मन में दया उठनी चाहिए, आपको वोट दिखता है, आपको इस्लामीकरण का टारगेट दिखता है। शर्म आनी चाहिए अतिकुर रहमान। आपने 3 दिन पहले, अरे हिंदू भाइयों को छोड़ो, आप पहले अपने आप को बचाने का प्रयास करो। आप लोग जिस प्रकार से बरगलाकर लोगों को लालच देकर सीधे सीधे लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हो, 4 शादी का शुभता दिखाकर लोगों को मुझे बात बताइए अतिकुर रहमान। चलिए जरा मैं अभिषेक मैं ठाकुर अभिषेक सोम को भी ले लेती हूँ डिबेट में। अतिकुर रहमान, मैं आ रही हूँ अभी आपके पास। अतिकुर रहमान, पहली बात तो ये कि आपको ये नहीं पता है कि आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से खुलासे किए। आपके पास फोन होगा, जरा निकाल के देख लीजिए, ठीक? और उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप उन बातों पे तर्क के साथ बात करें, और मैं चाहूंगी कि ठाकुर अभिषेक सोम जी, मुझे अब ये बता दीजिए ना, हर एक चीज खुल करके सामने आ रही है, हर एक बात क्लियर हो रही है कि विदेशों से फंडिंग हो रही थी, एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था जो जबरदस्ती मुकबदिर बच्चों को, उन महिलाओं को जो मजबूर थी, उन लोगों को जिनके पास नौकरी नहीं थी, सबकी मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा था। इनको क्या नकार दिया जाएगा? देखिए, मैं केवल इतना कहूँगा, जबरन धर्मांतरण किसी मुसलमान का भी गलत है और किसी हिंदू का भी गलत है, और किसी भी संप्रदाय से वो ताल्लुक़ रखता है, अगर उसका जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है वो गलत है। पर फ़र्क ये आता है, मैं आपको श्वेता जी ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है पर एक पक्षीय होके कर रही है। मैं कहूँगा उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो सांसद बन गए हैं, विधायक बन गए हैं और एक मुहिम चला रहे हैं किसी मुसलमान को हिंदू में कन्वर्ट करने की। तो ये एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा है, इसको पोलराइजेशन किया जा रहा है, और मैं तो कहूंगा इसका चुनावी फायदा लेने के लिए ये लोग इस तरह के मामलों को समाज में डाल रहे हैं, जिससे 2 समाजों में तनाव शायद मेरे ख्याल से सोम साहब के साथ पास कुछ बोलने को है नहीं, और वो अब जो सच सामने आ रहा है उस पर तो आप बात करेंगे नहीं, क्योंकि उस पर बात करने से आप लोग को डर लगता है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं और आपका जो एजेंडा चल रहा है वो भी मुझे समझ में आ रहा है। श्वेता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, धर्मांतरण, किसी का भी जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है गलत है, चाहे किसी मुसलमान का किया जा रहा है, चाहे किसी हिंदू का या सिख का या ईसाई का, पर उन लोगों पर कब कार्रवाई होगी जो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं। अभिषेक जी, आपने बोल दिया ना, आप सुबह ही आपकी बात का जवाब दे रही हैं। और जब कार्रवाई हो रही है तो प्रॉब्लम, जब एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो प्रॉब्लम, यूपी पुलिस लगातार हर एक चीज खंगाल रही है उसमें प्रॉब्लम, कार्रवाई की बात करते रहते हैं आप लोग। डबल स्टैंडर्ड कब तक रहेगा भाई? सुबोई खान जी। श्वेता, देखिए, या तो ये लोग जानते नहीं है या फिर जानते बूझते आंखें बंद करने का नाटक कर रहे हैं। ये सारी दुनिया जानती है कि हमारे देश में 2 प्रमुख सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं। एक मूवमेंट है जो हमारे सिख भाइयों को भारत से तोड़ के उनको भारत के खिलाफ वरगला के खालिस्तान बनाने की मांग
मांग करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा मूवमेंट है गज़वाए हिंद, जो मुसलमान भाइयों को भारत से तोड़ के इस्लामिक स्टेट की डिमांड करने के लिए प्रेरित करता है, वर्गलाता है, भड़काता है। अब इन लोगों का जो काम होता है श्वेता, ये लोग तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि जबरन करना गलत है, लेकिन वो कितनी सब्जेक्टिव चीज है। जबरन को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जबरन करने की एक स्टेजेस होती है। इन्फ्लुएंस करना भी गलत है, मैनिपुलेट करना भी गलत है, खरीदना, लालच देना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना भी गलत है। तो सिर्फ जबरन कह के उसको, उनके जो गलत हो रहा है उसको इनवैलिडेट मत करिए, कम से कम सच बोलिए। दूसरा श्वेता, ये इतना स्मार्टली स्टेजेस में होता है ये काम कि इसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी नॉर्मल इंसान को आप रातों रात तो आतंकवादी बना नहीं देंगे। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं सुबोई। तोड़ते हैं। हाँ, मैं ममता काले और मैं चाहूंगी, हाँ, फिर आप उसको कट्टरवादी बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन होता क्यों बनाते हैं और अलग भाई, एक खास मकसद तो होगा। मैं चाहूंगी अतिकुर रहमान जी और ममता काले जी। अतिकुर रहमान जी, एक बात बड़े क्लियर शब्दों में पूछना चाहती हूँ सर, बड़े आसान शब्दों में पूछना चाहती हूँ भाई, अगर किसी को अपने धर्म को परिवर्तित करना ही है तो वो जाएगा, कोर्ट में जाएगा, बकायदा जो एक उसकी एक तरीका होता है उस तरीकों को अपनाएगा, लीगल फॉर्मेलिटीज की जाएंगी। अगर किसी को धर्म परिवर्तित करना है ना, वो एक लीगल प्रक्रिया है अपने देश में कि आप जाइए, आपको जो धर्म अपनाना है वो अपना लीजिए, उसमें जोर जबरदस्ती तो चलेगी नहीं। इसीलिए तो इन लोगों की जरूरत क्या होती है? इस्लामिक दावा सेंटर का मतलब क्या है? बाकायदा वो बता रहे हैं कि उनके पास पेपर्स हैं, बाकायदा वो बता रहे हैं आर्टिकल 25 का उन्होंने सहारा लिया है। और मैं आपको दावा कर उल्लंघन हुआ है तो उनको फांसी से कम नहीं सजा देना। इससे बड़ा आश्वासन आप क्या चाहते हैं बताइए? आर्टिकल 25 पूरी तरह से श्वेता जी एक अभिव्यक्ति को आजाद करता है, आजादी देता है कि वो अपने धर्म को प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे, पुलिस करे। आर्टिकल 25 पढ़ लीजिए। और सुबह ही जो ये कर रही है, ममता काले, ममता उसके बाद में सुबोई खान के पास जा रही हूँ। ममता बोलिए। जितना संविधान पढ़ा है ना, उतना उससे ज्यादा संविधान मैं समझती भी हूँ और मैंने पढ़ा भी है। आर्टिकल 25 ने कहाँ पर ये बोला है कि जबरदस्ती लोगों को पैसा दे करके जबरदस्ती गन पॉइंट पे उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए? बताइए आप कौन से कहाँ का संविधान की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान की, पाकिस्तान के, किसके संविधान की बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरा संविधान, मेरे देश का संविधान के बात नहीं करता है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की। याद है आपको निकिता तोमर को कैसे मारा गया था? कैसे जिंदा है निकिता तोमर को मुस्लिम लड़कों ने मारा था? क्योंकि उस लड़की का धर्म वो परिवर्तन कराना चाहते थे, क्योंकि वो उसको इस्लाम में परिवर्तित करके उससे शादी करना चाहता था। सारी लड़की मानी नहीं तो उसके परफेक्ट चला दिए सड़कों में। ये आपको लीगल लग रहा है? ये आप कह रहे हो कि ये संविधान कहता है? आप क्या बात करते हो अतिकुर रहमान जी? आप लोगों को शर्म नहीं आती है इस तरीके से दुहाई देते हुए? झूठी की दुहाई देते हो आप लोग संविधान की, और उसके बाद बोलोगे कि वो तो प्रेम करता था उससे। अरे अगर सच्चा प्रेम किसी लड़की का किसी लड़के से है तो धर्म परिवर्तन की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? क्यों धर्म परिवर्तन करवाना है विवाह से पहले? क्यों किसी को गोली मरवानी है? क्यों तमाशे करने हैं? मेवात में जाइए, मेवात गए हैं आप कभी? आपने कभी मेवात विजिट किया है? आपने देखा है मेवात में क्या हालत हो रखी है? क्या खतरनाक खेल मेवात में खेला जा रहा है तमाम लोगों के द्वारा? इस्लामिक दावा सेंटर की आप क्या बात कर रहे हैं? इस्लामिक दावा सेंटर के अंदर लीगल एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती है और वहाँ पर जाकिर नाइक और पाकिस्तान का पैसा आ रहा है। ये बोलिए आप। अतिकुर रहमान जी, अतिकुर रहमान जी, गलत ही होता है, गलत ही होता है। गलत को आप सही 10 बार बोलेंगे तब भी वो सही नहीं होता है। मैं चाहूंगी आचार्य विक्रमादित्य जी को भी ले लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं तो सीधा एक बात पूछ रही हूँ भाई, इसमें कोई इतना ज्यादा सोचने और दिमाग लगाने की तो जरूरत नहीं है जितना दिमाग लगा रहे हैं अतिकुर रहमान जी। सच्चाई सामने ना आए इसके लिए, सच तो सामने आने ही वाला है, डर किस बात का है? जी बिल्कुल, अतिकुर रहमान तो हमेशा देश के जिससे दुश्मन होते हैं उन सबका साथ देते हैं। जाकिर नाइक की तो पूजा करते हैं। जाकिर नाइक का जिंदगी में इन्होंने कभी गलत नहीं कहा, जो आज देश छोड़कर भागे बैठा हुआ है कि जब भी जाकिर नाइक पे बहस होती थी सबसे पहले उसके जो खास तौर पे उनके लिए सपोर्ट में खड़े होने वाले आदमी थे। आज भी जो देश के टेररिस्ट है, शिमला में देखो वहां पे क्या हाल हुआ, जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर किस प्रकार से किस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है आपके समक्ष है, आपके अंदर दिखाई नहीं देता है। जाकिर यहाँ पे किस प्रकार से, अरे अतिकुर रहमान, क्या माफी मांगे मुझे जरा बताइए अतिकुर रहमान
रहमान जी, किससे माफी मांगी? आप मुझे बताइए किससे माफी मांगी, क्या माफी मांगे, जरा बता दीजिए आप। माफी मांगी सिखों वहां पर कश्मीर में भी आप लोगों ने शुरू कर दिया 2 बच्चियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, अभी वो भी निकल कर सामने आने वाला है। मुझे बताइए क्या माफी कर रहे हैं? तो हिंदू भाइयों का नहीं, क्या माफी कर रहे हैं बताइए जरा मुझे। उनकी लाशों को गंगा के हवाले। अरे कर दिया आपने, मैं तो यही सोच ही रही थी अभी तक मैं ये सोच रही थी कि फेस सेविंग करने के लिए आप कोरोना को क्यों नहीं लिया बीच में, वही करना शुरू कर दिया आपने। जहाँ कुछ ना समझ में आए वहाँ पर कोरोना को बीच में, जहाँ कुछ ना समझ में आए वहाँ कोरोना से जो मौतें हुई उनको बीच में लिया। और सर बहुत सेंसिटिव मामला है ये भी, जरा इसकी गंभीरता को भी समझिए। सुबोही खान को लीजिए और अभिषेक सोम को लीजिए। सुबोही, जिस कानूनी बात की यहाँ पर बात कर रहे हैं को जवाब देना पड़ेगा। अरे आ रही हूँ अतिकुर रहमान जी, आपकी बातों में सर आज आपकी बातों में दम नहीं है। मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कह रही हूँ, बहुत संजीदा मामला है सर। आप भी अगर ये बात बोलते कि सच सामने आना चाहिए तो मुझे समझ में भी आता, लेकिन अभी आपने उन लोगों को डिफेंड करना शुरू कर दिया जो गलत है। सुबोही, सवाल तो यही है ना, अगर अतिकुर रहमान जैसे लोग बचाव करेंगे तो ये इस तरीके के मामले और बढ़ते जाएंगे। जी श्वेता, देखिए एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यूरोप में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कुछ आतंकवादी पकड़े जाते हैं, पता चलता है कि वो अलकायदा के टेररिस्ट थे। जब जांच होती है तो ये पता चलता है कि अलकायदा ने वो टेररिस्ट तबलीगी जमात से रिक्रूट किए थे। और हमें ये समझने की जरूरत है श्वेता कि अगर हमें टेरर को जो है टेरर से अपने देश को बचाना है, टेरर को काउंटर करना है, तो सिर्फ आतंकवादी संगठनों को मैप करके उनके खिलाफ काम करके समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हमें सारे सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैप करना पड़ेगा और हमें सारी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी मैप करना पड़ेगा। सब लोग अपने अपने लेवल पे तैयार करते हैं, रिक्रूटमेंट बॉडी अलग है, रिक्रूटमेंट के लिए तैयार करने वाली बॉडीज अलग है। इन स्टेट वाइज एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो ऐसे सभी संगठनों की जांच करे, उनकी फंडिंग कहां से होती है और उनकी जो एक्सपेंस होता है ज़कात के नाम। संजीव कौशिक जवाब दीजिए। संजीव वाले मुसलमानों से जमा करते हैं। संजीव कौशिक जवाब दीजिए। अभी पैसा ये कहां, सुबोही जो बात कर रही है उसका जवाब दीजिए। रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कह रही है सुबोही, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं संजीव कौशिक। देखिए हमारी बात सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सचमुच में हिंदुस्तान के लिए बहुत चिंता की विषय है, चिंता की बात है कि इस तरह से यदि कोई धर्म परिवर्तन की बात सामने आती है तो, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात तब आ जाती है, तब सामने आती है जब हम किसी इलेक्शन के वक्त में इस तरह के सबूत निकालने शुरू कर देते हैं। ये सारे किसके रीजन में हो रहे थे? इससे पहले क्यों नहीं पकड़ में आया? किसके शासनकाल में ऐसा हुआ? आप अभी अचानक आप इस देश में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा होता है साहब। संजीव कौशिक, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, अगर आपने ये कहा होता कि जांच हो रही है और ये एक अच्छा कदम है तो समझ में आता भी। आप तो इस जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल मुझे एक बड़ी खबर का रुख करना पड़ रहा है। रिपब्लिक भारत की जांच पर मोहर लगी है। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई। जाकिर नाइक के साथी बिलाल फिलिप की तलाश अभी जारी है। कनाडा के बिलाल फिलिप की तलाश अब पुलिस को है कि आखिर जो ये फिलिप था ये किस तरह से दावा सेंटर में फंडिंग करता था और ये किसके सीधे कांटेक्ट में था? जाकिर नाइक के। यानी कि उत्तर प्रदेश में जाकिर नाइक किस तरह से एक बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहा था, वो जो तार है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण गैंग से जाकिर का सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है। ममता काले, यही तो डर है ना, मुझे लगता है कि जो जाकिर के जितने भी रिश्तेदार हैं, जाकिर के जितने भी हितैषी हैं, उनको अब डर लग गया है कि वहां पहुंचने वाली है पुलिस जहां तक वो सोच रहे थे, ना कोई पहुंचे। ममता, बिल्कुल, और ये जो बात है ये छुपाई गई है, बड़े तरीके से छुपाई गई है कि किस प्रकार से जाकिर नाइक का हाथ इसमें है, बिलाल का हाथ इसमें है। एंड अब इनके लिए जमीन बहुत कम मेरे को लगता है वोट पड़ने वाली है जीतने के लिए, क्योंकि धरपकड़ हो रही है। और कौशिक साहब, आपका बात सुन करके ना मुझे बहुत हंसी आती है। आपको मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये देश के गद्दार पकड़े जा रहे हैं? ये वो लोग जो महिलाओं के साथ, बधिर बच्चों के साथ जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उसके ऊपर आपने नहीं बोला। आप बोल रहे चुनाव के समय, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, पूरे 5 साल तक चुनाव चलते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एटीएस ने कार्यवाही करी। महत्वपूर्ण ये है कि ये लोग पकड़े जा रहे हैं। आप लोग ने एक बात नहीं बोली। मतलब आपको बड़ी खुशी हो रही है ना कि ये बेचारे मूक बधिर बच्चे आज इनका धर्म परिवर्तन कराया, कल इनको ह्यूमन बॉम्ब बना करके यहाँ इस देश के अंदर धमाके करवाए जाएंगे, देश के अंदर आतंकी हमले करवाए जाएंगे। एक इंटरनेशनल लाया गया है जो मूक बधिर बच्चों को न जाने क्या क्या लालच दे रहा है, उस बारे में आप लोग बात नहीं करेंगे। उस बारे में आप लोगों को कुछ गलत नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस बारे में मेरा भाई संजीव कौशिक आकर के कुछ भी मंच पर आकर के किसी भी टीवी चैनल पर जाकर के कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कि चुनाव के समय पर ऐसा क्यों
जी को भी लीजिए। संजीव कौशिक, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या कर रही थी अभी तक? ये जाकिर नाइक हमेशा सारी घटनाओं के बाद में कैसे सामने आता है? पीएफआई की फंडिंग पहले कैसे नहीं पता कर पाते हैं? अरे भाई, पहले और बाद की बात क्या होती है? जब नेटवर्क निकल कर सामने आएगा तभी तो जांच होगी ना। नहीं होती है पहले। मैं चाहूंगी सुबोई खान और अभिषेक सोम को लीजिए। बड़ी अजीब बात संजीव जी आपने कही, ये कहे कि आपके पास कोई तर्क नहीं है इसीलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। अरे सुबोही, इन लोगों को समझाइए कि जब जांच की बात होगी, जब कोई मामला आएगा, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, उसी के बाद तो वो शुरू होगा। ये पहले और अब की बात क्या कर रहे हैं? जी श्वेता, देखिए सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि इतना बड़ा देश है हमारा कि हर 6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन हो ही रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी भी जगह का इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि अगर नजर में आती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाए। तो ये बिल्कुल सेंसलेस डिफेंस अपने पास रखिए। दूसरा श्वेता, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में इंटरनल इतनी सारी पावर्स काम कर रही हैं, जो वामपंथी हैं या जो अर्बन नक्सल्स हैं, कन्वर्जन माफिया मिल जाते हैं, विधर्मी राजनीतिक पार्टीज मिल जाती हैं, इन सबका फायदा ये इंटरनेशनल पावर्स उठाती हैं। बहुत अच्छी बात कही ममता ने उस तरफ तो कि ये लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं कि मूक बधिर बच्चों को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं ताकि वो किसी से कुछ कह ना पाए। बहुत कुछ खुल करके सामने आने वाला है। अभिषेक जल्द से मुझे 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। सुबोही कह रही हैं कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो खुल करके सामने आने वाला है। मैं केवल इतना कहूंगा, जो घर वापसी वाला जो आंदोलन चला रहे हैं कुछ लोग, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जो, सुनिए सर, आप टीवी पर बैठ करके जो अपना एजेंडा चलाना शुरू कर देते हैं, आगे से मत चलाइएगा। यहाँ बहुत क्लियर बात हो रही है कि इंसाफ होना चाहिए। बहुत क्लियर बात है कि सच सामने आना चाहिए। भले ही आपको डर लगता हो अभिषेक जी सच से, या फिर डर लगता हो अतिकुर रहमान को, लेकिन अब सच सामने आ रहा है और जाकिर नाइक का जो कनेक्शन है वो भी जल्द खुल करके सामने आने वाला है। फिलहाल 5 के प्रहार में आप सब मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।